Okay. Hello everybody. Today we are going to start with human respiratory system. ये चैप्टर जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, ये आपके क्लास 10th में भी है एंड ये क्लास 11th में भी है. ठीक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आज स्टाइलस काम नहीं कर रहा बेटा, तो मे बी राइटिंग उतनी अंडरस्टूड ना हो, बट या मैं बोलूँगी तो आपको समझ आना चाहिए. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में है, जो बहुत ही इजी वे में आपकी जो बुक है क्लास 10th की, उसमें ये काफ़ी ही इजी वे में समझाया है. ओके, नॉट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है. बट अगर हम आएंगे क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक, उसमें जो पहला ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसमें वो काफ़ी ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्लास 10th और 11th दोनों को मिलाकर एक कंटेंट, रैशनलाइज कंटेंट में लाई हूँ, हम वही पढ़ेंगे. ठीक, क्योंकि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि कुछ डाउट्स मन में ही छूट जाए. ठीक, होना चाहिए दैट वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक, जैसे 10th में क्या है, 10th में इट्स नॉर्मली टेलिंग यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ लंग्स. ठीक, एंड क्या बता रहे हैं, ये आपको EMP पाथवे के बारे में बता रहा है, क्रेब्स साइकिल के बारे में बता रहा है, विच वी ऑलरेडी नो, राइट. एंड 11th में क्या है, दे विल टेल यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक, उसमें पार्ट्स में भी वो कुछ और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के बारे में बताएंगे आपको. वो कुछ कह सकते हो ODC एक साइकिल होती है, वो बताएंगे. ODC ग्राफ होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. ODC मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये सब पढ़ेंगे, राइट. तो दीज थिंग्स आर देयर विच वी शुड नो. और उसके साथ साथ विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. तो दिस इज मोर बेटर नो दैट यू विल बी एबल टू ग्रैब एवरीथिंग, करेक्ट. तो हम उसी तरह से चलेंगे, राइट. सो जो आपकी क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ओके, तो ये वाली पार्ट मैं सबसे लास्ट में कवर करूँगी. ठीक है, कैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड अनएनारोबिक रेस्पिरेशन में, राइट. क्या होता है उसमें, वी ऑलरेडी नो, राइट. जो ग्लूकोज है क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, किस में होगा, पायरुविक एसिड में होगा. फिर अंदर जाएगा वो मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन देयर, एसिटिल कोएंजाइम A में. ठीक है, आखिर में जाते जाते लास्ट में NADP रिलीज होगा, NADPH, FADH रिलीज होगा. ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी. आज मैं आपको नॉर्मली बस पार्ट्स के बारे में बताऊँगी. ठीक, पार्ट्स के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन सा आपका कंडक्टिंग रीजन होता है, कौन सा रेस्पिरेटरी जोन होता है, इतनी चीज़ें बताऊंगी. नेक्स्ट क्लास में एल्वियोलाई स्टार्ट करूंगी. ओके, सबसे पहली बात ये जान लेंगे, जब हम ब्रीद इन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में अंतर होता है, आप सबको पता होगा. रेस्पिरेशन इज व्हाट वी आर ऑक्सीडाइजिंग दैट. ब्रीदिंग इज जस्ट अ मैकेनिज्म, वॉलंटरी मैकेनिज्म, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे सेरेब्रम कंट्रोल करता है. बट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो दिस इज कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑब्लांगाटा. वैसे होते दो टाइप की ब्रीदिंग है, वॉलंटरी ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग. इनवॉलंटरी ब्रीदिंग कंट्रोल करती है. इनवॉलंटरी ब्रीदिंग मतलब हो जाएगा जैसे नॉर्मली आप ब्रीथ करते हैं, तो दैट इज इनवॉलंटरी, दैट इज कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑब्लांगाटा. बट अगर हम वॉलंटरी ब्रीदिंग की बात करें, जैसे स्विमिंग पूल में हम चाहते हैं दैट वी शुड ब्रीथ, तो in that case we are taking in air, we are inspiring, expiring, we are doing that process in a very very fast way, right. So that is voluntary, that is being controlled by our cerebrum. All right, okay, so we'll start with inspiration and expiration. सबसे बात हम पढ़ते थे इन आर लोअर क्लासेस, हम पढ़ते थे इनहेलेशन, राइट. हम पढ़ते थे इनहेलेशन, हम पढ़ते थे एक्सहेलेशन. क्या था इनहेलेशन? इनहेलेशन था जब हम ब्रीथ इन करें, और एक्सहेलेशन क्या था, जब हम ब्रीथ आउट करें. बट इसके पीछे का मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ पाए कि कैसे इनहेल किया, कैसे एक्सहेल किया, क्यों इनहेल किया, क्यों उस समय इनहेल किया, क्यों एक्सहेल नहीं किया उस समय. तो बेटा ये बेसिकली दिस इज अ थिंग ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर आपने बोयल्स लॉ पढ़ा होगा गैसियस लॉज में, ठीक है,
ये क्लास 9th में ही है, बोयल्स लॉ चैप्टर 1 में ही है आपका बोयल्स लॉ एडवांस्ड में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यही इसी मैकेनिज्म की वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, इसी मैकेनिज्म की वजह से हम एक्सहेल कर पाते हैं। किस तरह कर पाते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगी आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो पार्ट है एल्वियोलाई का, ठीक है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, ठीक है। हम स्टार्टर में क्या करेंगे, स्टार्टिंग का थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ मैं, प्रेशर वॉल्यूम ये सब क्या है, एंड देन जब हम एल्वियोलाई पर आएंगे तो ये मैं बता चुकी होंगी दिस कॉन्सेप्ट, तो ये ईजी हो जाएगा फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ एक मिनट, हाँ जी, देखेंगे हियर विल जस्ट टेक अ लुक। ओके जी, तो देखेंगे यहाँ पर, जब ये मेरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में एयर है, लेट्स से ऑक्सीजन है, और हमारे अंदर क्या होता है, अगर हम एल्वियोलाई से लेकर टिश्यूज में हम पहुंचाते हैं ऑक्सीजन, एंड टिश्यूज से एल्वियोलाई में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एयर में क्या है, मेरा ऑक्सीजन, लेट्स से ये मेरा एल्वियोलाई है, ये ब्रोंकियोल्स है, ये मेरा एल्वियोलाई है, तो यहाँ पर तो स्पेसेस होते हैं, दीज आर सैक्स बलून लाइक सैक्स। तो मान लो अंदर एयर है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है मेरा यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, पर अंदर क्या होगी, एल्वियोलाई में क्या आता है मेरा CO2, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है बट ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमेशा डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा होगा, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बाहर में हाई है और अंदर में लो है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो ये ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, ठीक है। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आएगा, वो टिश्यूज तक जाएगा। अब ये टिश्यूज तक कैसे जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बस एक ब्रीफ दे रही हूँ। ऑलराइट, दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सिमिलरली CO2 का भी डिफ्यूजन होता है, जब CO2 यहाँ पर ज़्यादा हो जाए एल्वियोलाई में एंड CO2 बाहर में कम हो, अंदर कब ज़्यादा होगा, जब हम प्योरिफिकेशन के लिए टिश्यूज से लेकर एल्वियोलाई तक इस CO2 को पहुँचाए। ये CO2 इनडायरेक्टली पहुँचता है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे पहुँचता है, CO2 पाथवे है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर CO2 मेरा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर CO2 मेरा कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, समझा, दिस इज क्लियर। अब इनहेलेशन भी इसी वजह से होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं। लेट्स से दिस इज माय लंग्स, ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बना, ये मेरा जो ये लंग होता है ना, ये वाला, इस साइड का लंग में इस तरह से एक होता है, व्हाट डू वी कॉल दिस, समझेंगे, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना हार्ट होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, तो यहाँ पर इस तरह से एक नॉच टाइप की बनी होती है, इसे हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है, समझेंगे इस बात को यहाँ पर। अब होता क्या है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, बेसिकली बाहर जो है मेरा ऑक्सीजन ज़्यादा है, यही मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है, यही मैकेनिज्म चलेगा, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर मेरा ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब जब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, प्रेशर क्या है मेरा हाई, मैंने क्या बताया बॉयल्स लॉ में, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मेरा प्रेशर यहाँ पर हाई हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ प्रेशर हाई है, हाई टू लो प्रेशर आया मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, यहाँ जैसे ही प्रेशर हाई हुआ वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैसे कम होगा लंग्स का वॉल्यूम का, जब हम इनहेल करते हैं, ट्राई इनहेलिंग, ठीक है, हम इनहेल करेंगे लाइक दिस, क्या होता है, हमारा लंग्स जो है वो नीचे की तरफ, कह सकते हो जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, लंग्स हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। लंग्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। अब वही हम एक्सहेल करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, एक्सहेल करेंगे तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन विल बी लो, pressure will be low, तो volume will be more, because that time we will relax, right, we will relax that time, and when we will relax so our lungs will start expanding, more volume will be there. So this is based on all Boyle's law, ठीक।
This will be explained more better to you when we'll learn alveoli. This is just a brief I'm telling you, alright. One more thing you should know, that in our previous rural classes में we used to study कि we call कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो इनहेलेशन होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं उसको. तो अब से इसको याद नहीं रखना, because this was lower classes terms. Don't remember this. Always remember that when we take in air, we called it inspiration. Not that inspiration, motivation वाली inspiration नहीं, लेना inspiration है. And जब हम छोड़ेंगे वो है expiration. ठीक. तो inspiration मतलब you are taking in, expiration मतलब you are expelling out. क्लियर. अब मेन टॉपिक पर आएंगे जो हमें आज डिटेल्ड में समझना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, HRS. सबसे पहले अगर हम रिस्पायर करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो भी एयर हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में चलेगा, घुसेगा. ठीक, स्टार्टिंग वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से करेगा या फिर नेरीज, एक्सटर्नल नेरीज, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. यहाँ पर जाने के बाद वो इंटर करता है हमारी नेजल कैविटी में. क्या इंटर करेगा? इट विल एंटर आवर नेजल कैविटी. अब हमारी जो बॉडी होती है उसमें होता है एक कंडीशनर. फॉर एग्जाम्पल हमारे रूम में एयर कंडीशनर होता है, उसी तरह से इन आवर बॉडी, इन आवर नेजल कैविटी एक्ट्स एज अ कंडीशनर. ये ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प करती है और कंडीशनिंग ऑफ एयर में हेल्प करती है. ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिफिकेशन. कैसे? अब जो ये समझेंगे, देखो जो बाहर एयर होती है, जो हमने इंस्पायर किया एयर, ठीक है, उसका टेम्परेचर और हमारे अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट एयर है उसका टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होता है. तो जो नेजल कैविटी है, इट एक्ट्स एज अ कंडीशनर. ये बेसिकली करती क्या है, ये जो बाहर का एयर है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन करती है. उसके टेम्परेचर को वो एक सर्टेन लेवल पर लाती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करे, उसको बैलेंस करके रख सके. ऑलराइट, तो इट विल एक्ट एज अ कंडीशनर. ये कंडीशनिंग करेगा उस एयर की जो बाहर आया है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हमारे अंदर जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है उसके इक्वल लाएगा. तो दैट इज व्हाई आवर नेजल कैविटी, इट एक्ट्स एज अ कंडीशनर, इट एक्ट्स एज अ ह्यूमिडिफायर और ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प करता है. अब हमारी नेजल कैविटी में सिर्फ यही काम नहीं होता है, हमारी नेजल कैविटी में होता है हेयर एंड उसके साथ साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है. अब ये जो हेयर और म्यूकस है ये क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. ठीक, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. जो भी एयर आते हैं अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें स्टिक हो जाते हैं, हम स्नीज करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं. ठीक है, ये एक बात हुई. उसके साथ साथ हमारी नेजल कैविटी जो है वो कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, एंड उस मेम्ब्रेन का नाम है श्नेडेरियन मेम्ब्रेन. ठीक, स्पेलिंग देख लेंगे, श्नेडेरियन मेम्ब्रेन. श्नेडेरियन मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हैं ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन भी. ओल्फैक्टरी इज अ रिसेप्टर, राइट, इसे आप ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. इट व्हाट डज इट हेल्प टू, इट हेल्प्स टू परसीव द स्मेल. ठीक, ये स्मेल परसीव करने में हेल्प करता है श्नेडेरियन मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल दो ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन. अब हमारा जो हमने इंस्पायर किया, इंस्पायर्ड एयर जो है वो नेजल कैविटी तक तो आ गया. इसको हम टाइडल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं. जितना एयर हमने इंस्पायर किया उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और जितना एक्सपायर किया उसको भी टाइडल वॉल्यूम ही बोलते हैं. ओके, तो ये हो गया, नेजल कैविटी तक आ गया. अब वो नेजल कैविटी से आगे जाएगा इंटरनल नेरीज या फिर इंटरनल नॉस्ट्रल में. ठीक है, थर्ड है ना, इंटरनल नेरीज या नॉस्ट्रल, यहाँ पर जाएगा ये. ठीक है, उसके बाद ये अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये बस पैसेज है एक, जहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा वो जस्ट एक पैसेज है. इसके बाद ये जाता है फेरिंग्स में. अब फेरिंग्स क्या होता है बेटा? फेरिंग्स, अगर क्वेश्चन इससे इसी टाइप के आते हैं कि बेसिकली जो है ना, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होते हैं, कॉमन पैसेज बोल रहे हो, कॉमन
पॉइंट बोलो, कॉमन पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर बोथ फूड एंड एयर पास करते हैं। फूड भी पास करेगा, एयर भी पास करेगा थ्रू फैरिंग्स। बोथ फूड एंड एयर का ये कॉमन पैसेज होता है फैरिंग्स। अब फैरिंग्स भी 3 टाइप के होते हैं, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स को एक और नाम दिया गया है लैरिंजोफैरिंग्स। ठीक, समझेंगे इसको। जो नेजोफैरिंग्स होता है वो हमारे नेजल कैविटी से कनेक्टेड होता है, इससे ओनली एंड ओनली एयर पास हो सकता है। जो हमारा ओरोफैरिंग्स होता है वो हमारे बकल कैविटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ये इससे जो है एयर और फूड दोनों पास हो सकते हैं, बस याद रखेंगे पास हो सकते हैं। बट अगर मैं हाइपो और लैरिंजो की बात करूं, ये जो है ग्लॉटिस से ओपन होते हैं। ग्लॉटिस बेसिकली ग्लॉटिस ओपन्स इनटू ग्लॉटिस। ये कॉमन पाथवे होता है, यही कॉमन पाथवे होता है जो डायरेक्टली हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल के नीचे होता है। बेसिकली हमारी जो नेक होती है उसके रीजन में होता है। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस में ओपन होता है। ग्लॉटिस होता है जो ट्रेकिया का ओपनिंग होता है, उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये जो फैरिंग्स है ये हाइपोफैरिंग्स से डायरेक्टली जो है हमारे इसी में ग्लॉटिस में ही ओपन होता है। ओके, तो दिस इज अबाउट फैरिंग्स। नेक्स्ट हम आएंगे लैरिंग्स पर। जैसे ही फैरिंग्स से पास किया मेरे एयर ने, अब वो जाएगा डायरेक्टली लैरिंग्स में। लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती है? वोकल कॉर्ड्स, राइट। इसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखना जरूरी है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है वो बना होता है कार्टिलेज से। ठीक है, कार्टिलेज से बना होता है। और इसमें जो एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में क्वेश्चन आ चुका है वो 9 कार्टिलेज के नाम। अब ये 9 कहाँ से आगे मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, जो लैरिंग्स होता है ना वो कार्टिलेज से बनता है। टोटल 9 कार्टिलेज से बनता है। लैरिंग्स हमारा टोटल 9 कार्टिलेज से बनता है। ठीक है, तो फिर एक चीज इसमें आप समझेंगे, उन 9 कार्टिलेजेस के नाम, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो हमारे 9 कार्टिलेज होते हैं उनमें से जो 3 होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और जो 3 होते हैं वो पेयर्ड होता है। मैंने 3 तो 6 होता है, 9 कैसे हो गया? सुना होगा तो समझ आया होगा, बता रही हूँ, 1 मिनट। ऑलराइट, देखेंगे, कलर चूज करें एक अच्छा सा पर्पल। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि 9 में से मेरे 3 होते हैं अनपेयर्ड, और मैंने बोला ये भी कि 3 होते हैं पेयर्ड। तो आप बोलेंगे 3 + 3 6 होता है। आपने बोला 9 कार्टिलेज है यहाँ पर। मैंने ये भी बोला कि 3 पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब 6 + 3 9 होता है, राइट। 6 + 3 is 9। तो 9 कार्टिलेज आर देयर इन लैरिंग्स। अब उनके नाम देख लेंगे। जो 3 अनपेयर्ड हैं उसमें पहला है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? देख, जैसे मेरा लंग्स है इस टाइप से, ठीक है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के अराउंड रिंग शेप्ड ये होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। यहाँ पर मेरा ये ब्रोंका, ओके, इस तरह से लंग्स होते हैं। तो दिस इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ये पता है ना, ट्रेकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। एंड जो ट्रेकिया की ओपनिंग को ढकता है इस कैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जो ढकता है ना ग्लॉटिस को, जो ग्लॉटिस ओपनिंग होती है ट्रेकिया की, ढक्कन बोल सकते हो, ट्रेकिया की ढक्कन होती है ये एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस अनपेयर्ड होती है, एक कार्टिलेज होती है जो लैरिंग्स को बनाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है थायराइड कार्टिलेज। याद रखेंगे थायराइड कार्टिलेज में कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है बॉडी में, ये भी अनपेयर्ड होता है। और एक होता है क्रिकॉइड। जो क्रिकॉइड है वो रिंग शेप्ड कार्टिलेज होता है अराउंड लैरिंग्स। ओके, नाउ 3 पेयर्ड कार्टिलेज, उनका भी नाम देख। कनीफॉर्म, कहाँ लिखूँ, ये काम ही नहीं करता है ना, यहाँ लिख रहा हूँ। पहला है कनीफॉर्म, दूसरा है अराइथनॉइड, एंड तीसरा है
कॉर्निकुलेट। ऑलराइट, 3 हुए, एक है कनीफॉर्म, दूसरा है एराइटनॉइड, तीसरा है कॉर्निकुलेट। ओके, इसको अभी याद करेंगे, इसको अभी याद कर लेंगे साथ साथ। डोंट टेक इट कि विल रॉट इट एट अनदर टाइम, नो, विल लर्न इट राइट नाउ ओनली। 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज बताए लैरिंग्स के, कौन कौन है? एपिग्लॉटिस है और क्रिकॉइड है जो रिंग शेप्ड होती है, थायराइड कार्टिलेज है। पेयर्ड में बताया मैंने, आप याद रख सकते हो, एराइटनॉइड, कनीफॉर्म तो याद हो जाएगा ना, कनीफॉर्म, एराइटनॉइड एंड, और मैंने बताया कॉर्निकुलेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ समझेंगे, लैरिंग्स को मैंने बोला वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड। इसमें मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, रब कर देती हूँ, यहीं पे बताना है मुझे इसीलिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके 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 ओके, हाँ जी, यहीं पे बताऊंगी मैं। एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा, विल बी डूइंग डीपीपी ऑल्सो, इस चैप्टर की डीपीपी। 245 क्वेश्चन है उस डीपीपी में, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, यू कुड डू इट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एंड इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, हम उसके सॉल्यूशंस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले आप कर लेंगे तो एक हफ्ते बाद में उसके सॉल्यूशंस ले आऊँगे। विल ऑल्सो प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट ऑल्सो। मेन एम इज बायो। ओके, मेन एम इज बायो। ऑल राइट, साइज छोटा कर ले, फिर पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके, नाउ लुक, मैंने बोला जो लैरिंग्स है वो मेरी वोकल कॉर्ड ही है। अब मेरी वोकल कॉर्ड 2 जेंडर्स में होती है, एक होता है मेरा फीमेल जेंडर, एक होता है मेरा मेल जेंडर। राइट, ये हटा दो, मेल जेंडर दोबारा ही बना देती हूँ, और एक होता है मेल जेंडर। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखेंगे जो वोकल कॉर्ड होती है मेरी फीमेल में, वो थिन होती है। थिन होती है इसके कारण वॉइस हाई पिच होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, बिकॉज पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, वॉइस थिन होगी। अगर मैं वॉइस में बात करूँ, वॉइस में होती है वॉइस थिक, थिक होती है एंड लो पिच्ड होती है। ऐसा क्यों होता है कि वॉइस जो है वॉइस में थिक होती है एंड लो पिच्ड होती है? ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट? हम पढ़ते तो हैं कि वॉइस शिल होती है, डल होती है, इस टाइप से, बट वाई? इसका रीज़न है क्योंकि मेल में ना एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन। पता है हमें टेस्टोस्टेरॉन के बारे में? तो टेस्टोस्टेरॉन के कारण क्या होता है, जो वॉइस है एडम्स आपके ग्रो होने स्टार्ट हो जाती है, वॉइस जो है लो पिच हो जाती है, बहुत ही थिक वॉइस हो जाती है। एंड क्या होता था इन अर्ली डेज, आई टेल यू वन थिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू शुड नो। अर्ली डेज में ना एक प्रैक्टिस की जाती थी बॉयज़ के साथ, कैस्ट्रेशन। भयानक प्रोसेस है, डर मत जाना, सुनो अच्छे से। कैस्ट्रेशन क्या थी ना, बेसिकली चर्च में बॉयज़ का एक कॉयर ग्रुप बनाया जाता था। ठीक है, एंड जो बॉयज़ का कॉयर ग्रुप बनाया जाता था, उसमें बॉयज़ की वॉइस काफ़ी ही थिक थी, बहुत ही लो पिच थी। ठीक है, बहुत सुरीली आवाज़ थी, जैसे जियान की आवाज़ होती है, राइट, वैसी आवाज़ थी वॉइस की। अब चर्च कॉयर को चाहिए था, चर्च के जो मार्शल थे वो चाहते थे कि जो बॉयज़ कॉयर हैं उनकी वॉइस भी हाई पिच्ड हो, बहुत शार्प वॉइस हो, ठीक है, बहुत थिन वॉइस हो। तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, कैस्ट्रेशन प्रैक्टिस की बॉयज़ के साथ। एक सर्जिकल मेथड से उनकी टेस्टीज को रिमूव किया गया। किनकी टेस्टीज को रिमूव किया गया? जो भी कॉयर में थे, बॉयज़ कॉयर में थे, रिमूव कर दिया गया थ्रू सर्जिकल मीन्स। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, अचानक से जो बॉयज़ कॉयर ग्रुप में मेंबर्स थे उनकी वॉइस काफ़ी ही हाई पिच्ड हो गई, बहुत ही थिन वॉइस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? थिंक ऑफ इट, इट्स अ केस बेस्ड स्टडी। ऐसा क्यों हुआ मैंने बताया ऑलरेडी, टेस्टोस्टेरोन, एग्जैक्टली, इट्स बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के कारण वॉइस लो पिच्ड हो जाती है, काफ़ी ही डल हो जाती है, काफ़ी ही थिक हो जाती है। जब टेस्टीज ही नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं।
इसीलिए कैस्ट्रेशन मेथड की जाती थी, अब खैर वो इलीगल है. इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. ठीक है, it should not be practiced because you are changing the identity of that person. You are snatching everything from him, right? So this is not practiced now. It was practiced in the early days. Now it's illegal. Okay. ठीक है, तो बता दिया मैंने इतना. अब लैरिंग्स के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगा हमारा एयर? डायरेक्टली वो ट्रेकिया में अपनी एंट्री करेगा. ठीक, ट्रेकिया में ही अपनी एंट्री वो लास्ट करेगा. यहाँ पर ट्रेकिया के एक और नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विंड पाइप. अच्छा, एक बात बताएंगे आप. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअली क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए. जब हम खाना खाते हैं और जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं, तो ऐसा क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में जो बकल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है, ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं. राइट, यू ऑलरेडी नो दैट, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं. तो जब हम खाना खाते हैं, मुंह में रखते हैं, वी आर च्यूइंग द फूड. ठीक है, तो ऐसा क्या होता है हमारे बकल कैविटी में जो कि खाने को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है? ठीक है, इसका आंसर आप सोचेंगे. देखो, इस टाइप से हमारी बकल कैविटी होती है. यहाँ होता है हमारा टंग. आपने देखा ये घंटी जैसा कुछ लटकता है हमारे बकल कैविटी के अंदर जो देखोगे ना मिरर में, कुछ घंटी जैसा लटकता है. इसका नाम होता है ओव्यूला. अब ये ओव्यूला के कारण ही है कि हमारा खाना डायरेक्टली ईसोफेगस में ही जाता है और कहीं नेजल कैविटी में भटकता नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ ओव्यूला. ठीक, ये एक क्वेश्चन था. और एक क्वेश्चन देख लो. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से मैं ट्राई कर रही हूँ, नीट के हैं. ठीक है, और एक देख लो. एक और क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है हमारे एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं बोलूँगी मैं, ऐसा क्या है हमारे बॉडी में ही देख लो कि जब हम जब हम खाते हैं फूड, जब हम इंस्पायर करते हैं एयर, तो जो एयर है वो फूड है, वो डायरेक्टली फूड मेरा ईसोफेगस में ही जाए, एयर मेरा विंड पाइप में ही जाए. ऐसा क्या होता है जो इसको सेग्रीगेट करता है, जो एयर को जो है फूड के पैसेज में ना जाने दे, फूड को एयर के पैसेज में ना जाए? ऐसा क्या होता है? इसका आंसर बहुत ही ईजी है एक्चुअली. एपिग्लॉटिस. मैंने अभी बताया आपको. ये थोड़ा सा आप सोचते ना, इसका आंसर आपको मिल जाता. ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये ढक्कन होता है ट्रेकिया का ढक्कन होता है. ट्रेकिया का ढक्कन जब तक खुलेगा नहीं तब तक खाना अंदर जाएगा नहीं. जब तक ढक्कन बंद रहेगा तो खाना अपनी जगह पे जाएगा. तो एपिग्लॉटिस के कारण ही क्या होता है, इट्स आई. ओके, इट्स नॉट यू, इट्स आई. एपिग्लॉटिस के कारण ही क्या होता है, हमारा खाना जो है ईसोफेगस में जाता है, एयर जो है ट्रेकिया में जाता है. ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर. अब बढ़ते हैं आगे विंड पाइप की ओर. देखेंगे सबको यहीं पे देखेंगे. देखो, ट्रेकिया समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं लंग्स ड्रॉ करूंगी यहाँ पर. ओके, लंग्स ड्रॉ करूंगी. अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो बोलेंगे ज़रूर कि नहीं समझ आया, so that I can explain you more better maybe. जिस तरह ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं. यहाँ से मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा सा इस टाइप से होता है कि क्या है, कार्डियक नॉच. एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक, ये मेरा यहाँ हार्ट होता है. समझेंगे वो हार्ट है, कुछ और ना समझे. और एक चीज़ बना दे, यहाँ पर बना देते हैं तरह से रिंग्स, ट्रेकियल रिंग्स. ठीक है जी, अंदर ये और जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में एल्वियोलाई. ओके जी, अब समझेंगे इसको. कलर अच्छा होना चाहिए ना, तब पढ़ने में अच्छा लगता है यहाँ पे. चलिए जी, देखेंगे. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये होता है मेरा एपिग्लॉटिस. ठीक है, अब ये एपिग्लॉटिस है, ये ओपनिंग इसको बोलोगे आप ग्लॉटिस.
ये है मेरा ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया के साइड में है सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं, याद रखो हाइलिन कार्टिलेज के ये बने हुए हैं, ट्रेकियल लाइनिंग है ये बेसिकली। और देख लो, ओके ये जो स्पेस होती है ना बेटा, ये दोनों लंग्स के सामने, ये दोनों जो मेरे लंग्स हैं इनके बीच में ये स्पेस बचती है ना, इस स्पेस का कोई तो नाम होना चाहिए ना, तो इस स्पेस का भी एक नाम हमने रखा है, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, इस स्पेस का नाम होता है मीडियास्टेनम। ओके जी। और देख, ये मेरे प्लूरल मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन का कोई और नाम है, बाहर की मेम्ब्रेन का कोई और नाम है। बाहर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे प्लूरल कैविटी। ठीक है, कैविटी है ना, स्पेस जो बच गई वो कैविटी है हमेशा, ये है मेरी प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी का क्या काम, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जब हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर श्रिंक कर जाता है, जब वो एक्सपैंड करता है तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा तो ये मेरा लंग्स बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा एक दूसरे को छूने की कोशिश करेंगे, तो प्लूरल कैविटी फ्रिक्शन, ठीक है, वो फ्रिक्शन मेंटेन करेंगे ना, रगड़ने लगेंगे, घिसने लगेंगे, तो प्लूरल कैविटी उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इट इज द वर्क ऑफ प्लूरल कैविटी। ठीक है, और देख लो यहाँ पर, ओके ठीक है, ये जो मेरे ओपनिंग्स हैं इसका नाम होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। पहला ओपनिंग उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अंदर जाओगे तो ये सेकेंडरी हो गई, ये हो गई मेरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये हो गया मेरा डंडी लास्ट वाला टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक, और अंदर ये सैक्स, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक, क्लियर। अब नीचे क्या होता है ना, लंग्स के डायरेक्टली नीचे अगर हम देखें, ठीक, यहाँ पर होता है एक डोम शेप्ड, क्या बोलेंगे इसे, डोम शेप्ड डायफ्राम। यही हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। डोम शेप्ड डायफ्राम है, एक मसल है, और ये जो डायफ्राम है किस मसल से बनी होती है, एनी गेसेस, ये बनी होती है फ्रेनिक मसल से। किससे, डायफ्राम मेरी फ्रेनिक मसल से बनी होती है, याद रखेंगे। ये चीज हो गई लंग्स के बारे में। ठीक है, अब देख लोगे लंग्स तो है, तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो लंग्स को फ्रंटल साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है स्टर्नम, STERNUM। अब पीछे की साइड उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम, एंड इन द लैटरल साइड्स की साइड दैट इज कॉल्ड एज रिब्स, वहां पर रिब्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रोटेक्ट इट। ये हो गई बात इस चीज की। ऑलराइट, तो ट्रिकिया के बारे में समझ गए। अब दिस वी हैव अंडरस्टूड नो, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को कौन सेपरेट करेगा, तो फ्रेनिक मसल सेपरेट करेगा, दैट्स द डायफ्राम। एक और लंग का डायग्राम देख लेंगे, उसमें हम देखेंगे लोब्स के बारे में। ठीक है, हमारा लेफ्ट लंग होता है राइट, ये मेरा लेफ्ट साइड है, याद रखो ये मेरा लेफ्ट साइड है, इस साइड। वेट, मैं इसको सेपरेट करती हूँ, एक मिनट, मोटा लेकर सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम की आप क्लिक कर लेना, मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये मैंने सेपरेट किया ना, ये साइड मेरा लेफ्ट साइड है, ये साइड मेरा राइट साइड है, तब समझना। लेफ्ट साइड पर मेरा होता है कार्डियक नॉच, इसको मैंने बताया है आपको, कार्डियक नॉच। ठीक, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर से लंग्स बनाऊंगे मैं। ओके, लेफ्ट साइड में कार्डियक नॉच,
देखेंगे यहाँ पर। ओके, दिस यू नो व्हाट इट इज, ट्रेकिया है ये ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब क्या होता है ना, यहाँ पर इस टाइप से ये बने होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल फिशर। ओके जी, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। देख लोगे, अगेन मैं बता रही हूँ, ये लेफ्ट है ये राइट है। राइट साइड में मेरे हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है, ऑब्लिक फिशर भी होता है, बट लेफ्ट साइड में जहाँ कार्डियक नॉच होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ, ये यहाँ लिख देती हूँ, ठीक, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर ही होता है। और एक क्वेश्चन इससे फ्रेम होगा आपका, देखिए, जो मेरा राइट साइड है वहां पर हॉरिजॉन्टल फिशर भी है, ऑब्लिक फिशर भी है। टोटल कितने लोब्स हुए, एक लोब ये हुआ, एक लोब ये हुआ, एक लोब ये हुआ, 3 लोब्स बनते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर सिर्फ ऑब्लिक फिशर है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स बनेंगे यहाँ पर, उनका नाम होता है एक, ये ऊपर वाले लोब को बोलते हैं हम सुपीरियर लोब, नीचे वाले लोब को हम बोलते हैं इंफीरियर लोब, बीच वाले को हम बोलते हैं मीडियन लोब। ठीक, इस साइड क्या होगा, यहाँ 2 ही लोब्स है, तो ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। ओके ओके एवरीबॉडी, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमने जितना पढ़ा ट्रेकिया के बारे में, कहाँ से एयर अंदर लंग्स में कहाँ कहाँ जाता है, उस पैसेज को बस एक बार देखेंगे एंड देन विल वाइंड अप। ओके, विल एडजर्न द सेशन देन। उस पैसेज को एक बार देख लेते हैं, देखेंगे। ओके, कौन सी कलर यूज करें, लेट्स यूज पिंक। मैंने यूज नहीं की, पिंक यूज करते हैं। ओके, नॉट बैड, ठीक है जी। ट्रेकिया से पहले कहाँ जाएगा मेरा एयर, प्राइमरी ब्रोंकाई में। मैंने ऐसे लिखा है ना, उसको प्राइमरी बोलते हैं, नीचे लिखूंगे मैं वो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में जाएगा। इतनी चीजें मैंने बताई है आपको। लास्ट होती है मेरी टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है, खत्म हो गई इसलिए टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकाई में जाएगी, फिर वो जाएगी ब्रोंकियोल में। ये भी मैंने बताया आपको, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बनता है, तो अब वो इनिशियल ब्रोंकियोल में जाएगी, ठीक है, फिर वो जाएगी टर्मिनल ब्रोंकियोल में। शुरू किया फिर खत्म भी करना पड़ेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल में जाएगी, फिर वो जाएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। ओके ओके जी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फाइनली जाएगी वो एल्वियोलर डक्ट में। ये फाइनल होता है, लास्ट। अब समझेंगे इसको। पहले कहाँ जाएगी ये, पहले जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल में जाएगी, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में, फिर जाएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, फाइनली एल्वियोलर डक्ट में। ठीक, अब एक चीज समझेंगे यहाँ पर, अच्छे से समझेंगे। ठीक, इनिशियल, ये प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक, स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक। ओके जी, यहां से लेकर यहां तक, ओनली यहां से लेकर यहां तक की बात कर रही हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। और देख लो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट विल सी प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल, वेट अ मिनट, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यहां तक कंडक्टिंग रीजन होता है। व्हाट इज कंडक्टिंग रीजन नाउ, ग्रीन वाला बता रहे हो। कंडक्टिंग रीजन मतलब यहाँ पर नो गैशियस एक्सचेंज होगा, कोई भी गैशियस एक्सचेंज टर्मिनल ब्रोंकियोल तक नहीं होता है। हमेशा जो गैशियस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट में होगा। ये चीज भी देख लो बेटा जी, ये चीज भी देख लो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट,
ये मेरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। क्या होता है ये? रेस्पिरेटरी जोन। ये था मेरा कंडक्टिंग रीजन, ये होता है रेस्पिरेटरी जोन या फिर रेस्पिरेटरी रीजन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो क्या याद रखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट में ही होता है। उससे ऊपर प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कहीं भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, उसको कंडक्टिंग रीजन बोलते हैं। और सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हमेशा हमेशा सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल तक ही प्रेजेंट होती है। इस चीज़ को आप याद ही रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफन आते ही आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक अ स्क्रीनशॉट और यू लर्न इट राइट नाउ। ओके, बहुत ईजी चीज़ है। रेस्पिरेटरी जोन तो बहुत ईजी है, कंडक्टिंग रीजन भी बहुत ईजी है। बात हो गई कार्टिलेजिनस रिंग्स की, हमेशा सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकाई नहीं, इनिशियल ब्रोंकियोल, ये चीज़ याद रखेंगे सब। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Alright, this is all about today. Whatever we have done today. Next class मैं शुरू करूँगी ये टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होती है। ठीक, पहले तो हम एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन कितने लेयर्स को उसको पास करनी पड़ती है। हमें पता है ना, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है हमारी एल्वियोलर वॉल्स एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उन्हें 3 वॉल्स पास करनी पड़ती है ऑक्सीजन को। रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन भी कवर कर, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स कवर करनी पड़ती है उसको। ठीक, तब जाकर वो ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज तक, ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है। एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स तक पहुंचने के लिए ना उसको 3 मेम्ब्रेन्स पास करनी पड़ती है, तभी स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्योंकि वो पतला मेम्ब्रेन होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी, ठीक है? ओके, बिकॉज और आगे जाएंगे तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना वो आपके लेवल का भी है नहीं, बट उसे हम आपके लेवल का बनाएंगे। वी हैव टू मेक इट ऑफ योर लेवल, एंड आपके लेवल का बनाने के लिए वी हैव टू ट्राई करेंगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा। ओके, तो ऑलवेज रिवाइज जितना हुआ है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके जी एवरीवन, ऑल राइट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉकिंग। ओके, ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी।